नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी कहानी है ये बड़ी ज्ञानवर्धक है। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। इस कहानी को पूरा सुने। आज की जो कहानी है ये कबूतर और कबूतरी का प्रसंग है। इस कहानी में आप जानेंगे कि जिस घर में बेटियां होती हैं, जिन पिता के यहाँ बेटियां होती है, वो उनकी परवरिश कैसे करती है और उनका अंत क्या होता है। किसी भी घर में पुत्री का जन्म लेना कितना शुभ होता है, कितना खास दिन होता है। जिस घर में जिस दिन पुत्री जन्म लेती है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, जिस घर में पुत्री जन्म लेती है वो बड़ा भाग्यशाली होता है। और गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक लिखा है, जिस घर में पुत्री जन्म नहीं लेती उस व्यक्ति का मुख देखने का भी कोई धर्म नहीं होता है। ऐसा गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन जो लोग अपनी पुत्री को भारी छूट देते हैं, भारी लाड़ करते हैं, उनकी पुत्रियां बिगड़ जाती हैं। आज की ये कहानी आपको यही दर्शाएगी। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन काल समय में एक जंगल में एक कबूतर और एक कबूतरी बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तब कबूतरी कबूतर से कहती है कि पिया जी, आज की रात निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए जो आधी रात निकल जाए। सर्दी बहुत भारी पड़ रही। कबूतरी कहती कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे हमारी आज की ये रात कट जाए। कबूतर कबूतरी की बात सुनने के बाद एक कहानी शुरू करता है और कबूतरी से कहता है कि तुम ध्यान से सुनो, बड़ी ज्ञानवर्धक और बड़ी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक सेठ और उनकी पुत्री की कहानी है। अब कबूतरी बड़े ध्यान से सुनती है और कबूतर कहानी शुरू करता है। जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं वो इस कहानी को पूरा सुने। कबूतर कहानी शुरू करता है कि एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के वहां पे एक पुत्री ने जन्म लिया। जब पुत्री ने जन्म लिया तो सेठ के घर में बड़ा अजीब खुशी का माहौल रहा। वो अपनी पुत्री से इतनी मोहब्बत करता था, इतना लाड़ करता था, इतना प्यार करता था कि इसकी कोई सीमा नहीं थी। पुत्री को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो पहले से पुत्री की हर इच्छाओं को पूरी करता था। सेठ की लाड़ प्यार ने अपनी पुत्री को इतना बिगाड़ दिया था कि वह किसी की नहीं सुनती थी। इतनी नकारा हो चुकी थी, किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। सुबह 10-11 बजे से पहले बिस्तर से नहीं उठा करती थी। घर वाले यदि कुछ कहते तो उनको 10 बातें सुनाती थी। दिन भर जवान लड़कों के साथ इधर उधर घूमा करती थी। रात को 12 बजे घर पे आया करती थी। सेठ की लड़की इतनी नकारा हो चुकी थी कि बयान करना भी बड़ा मुश्किल होता है। सेठ की घरवाली सेठ से कहती कि तुमने इस लड़की को बिगाड़ दिया है, लेकिन सेठ अपनी पत्नी को ये कहकर के चुप करवा देता कि बच्ची है, सुधर जाएगी। अपनी बच्चियों से मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, लाड़ करना चाहिए, उनकी हर जरूरत का ख्याल भी रखना चाहिए। लेकिन इतना भी लाड़ प्यार ना करो कि उसका जीवन ही बर्बाद हो जाए। वो सेठ बिल्कुल ऐसा अंधा हो गया था अपनी पुत्री के प्यार में कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ अपनी पुत्री ही दिखाई देती थी। वह भूल गया था कि मेरी पुत्री को एक दिन दूसरे घर भी जाना है। बहन बेटी जो होती है वह किसी घर में नहीं समाती, उसको दूसरे घर जाना ही पड़ता है। सेठ इस बात को भूल गया। सेठ अपनी पुत्री से इतनी मोहब्बत करता था कि उसको कभी डांटता भी नहीं था। यदि कोई दूसरा भी, यदि उसकी माँ, उसके भाई वगैरह भी डांट दे तो उनसे भी सेठ लड़ता था, मना करता था। वो यही कहता कि अभी बच्ची है, सुधर जाएगी। अपनी पुत्री को हमेशा अच्छे संस्कार देना चाहिए। हर माता पिता को अच्छी तरह से मालूम होता है कि उनकी पुत्री को एक दिन जवान होने के बाद दूसरे घर में जाना पड़ता है। पुत्री की हर गलती को माता पिता सहन कर सकते हैं, लेकिन ससुराल वाले कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए पुत्री को अच्छे संस्कार दो। कबूतर कबूतरी से इस बात को कह रहा है और कबूतरी ध्यान से सुन रही है। कबूतर आगे कहता है कि अब सेठ की बच्ची जवान हो चुकी थी। अब सेठ को एक चिंता सताने लगी थी कि कोई अच्छा सा वर, अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के और मेरी पुत्री की मैं शादी करूं।
यह सपना हर माता पिता का होता है जिस घर में लड़कियां जन्म लेती हैं। हर माता पिता का ये सपना होता है कि वो अपनी पुत्री की अच्छे घर में शादी करे और उसका अच्छा घर बस जाए। अब सेठ भी इसी चिंता को लेकर बड़ा दुखी रहने लगा। सेठ अपनी पुत्री के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढता, अच्छे रिश्तों की तलाश करता। अंततः उसको एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है और सेठ अपनी पुत्री की शादी बड़ी धूमधाम से कर देता है। अच्छा सारा धन दे करके अपनी पुत्री को विदा करता है। जब उसकी पुत्री ससुराल में जाती है तो 10 दिन बाद ही अपने पिता को फोन कर देती है और पिता से कहती है कि पिताजी, इसी वक्त आप मुझे लेने के लिए आ जाइए। आपने मुझे कैसे नरक में डाल दिया है, मैं इस नरक में 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती हूँ। सेठ अपनी पुत्री की बात सुनने के बाद बड़ा चिंतित होता है, बड़ा दुखी होता। सेठ सोचने लगता है कि रिश्ता तो मैंने बिल्कुल सही ढूंढा था, बिल्कुल काबिल लोग थे, लेकिन पुत्री कह रही है कि बिल्कुल नरक में डाल दिया है। ऐसा 10 दिन में ऐसी कौन सी आफत आ गई है जिसके कारण मेरी पुत्री ऐसा कह रही है। सेठ थोड़ा चिंतित होता है और अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंच जाता है। यदि हमारी पुत्री के लक्षण ठीक होते हैं, हमारी पुत्री सही होती है और उसके संस्कार बिल्कुल सही होते हैं, तो पुत्री के ससुराल में पुत्री के पिता को बड़ा मान सम्मान दिया जाता है, उसको आदर दिया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन जब वो सेठ अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंचा तो उसको कोई मान सम्मान नहीं मिला। कोई उसे राम राम करने के लिए तैयार नहीं था, कोई उसको आदर देने के लिए तैयार नहीं था। फिर जब अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी समधन मिलती है, यानी उसकी पुत्री की सास मिलती है। अपनी समधन से जाकर कि वह राम राम करता है, जय श्री राम करता है, लेकिन वो भी मुंह फुला लेती है और कुछ जवाब नहीं देती है। सेठ फिर अपने समधी से मिलता है, समधी से जय श्री राम कहता है, नमस्कार करता है, लेकिन वो भी कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद सेठ अपनी पुत्री के जेठ से मिलता है, वो भी कोई जवाब नहीं देता है, यानी कोई भी उसको कोई मान सम्मान नहीं दे रहा था। अंत में सेठ अपने दामाद से मिलता। दामाद कहता कि अपनी पुत्री को ले जाओ, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ऐसी बिगड़ी औलाद आपने पैदा की है, हमारे घर को नरक बना दिया है। इसको तुरंत इसी वक्त यहाँ से ले जाओ, जो तुमने दहेज वगैरह दिया है उसका बैठ के हिसाब कर लो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। सेठ बड़ा दुखी होता है। उसके बाद सेठ अपने पुत्री के कमरे में जाता है और अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री क्या बात हो गई। सेठ की पुत्री अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे इस नरक में नहीं रहना है। यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो इस नरक से मुझे इसी वक्त यहाँ से ले चलो। पुत्री की इतनी बात सुनने के बाद सेठ अपनी पुत्री को साथ लेकर के और पुत्री के ससुराल के घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन फिर भी सेठ की पुत्री के ससुराल वाले कोई भी जयराम जी की नहीं करता है। सेठ अपनी पुत्री को लेके और रस्ते रस्ते रवाना हो जाता है। रास्ते में सेठ अपनी पुत्री से पूछता है कि पुत्री, आप मुझे एक बात बताइए कि तुम्हारी सास कैसी है। सेठ की पुत्री कहती है कि पिताजी, उसकी बारे में तो पूछो ही मत, वो तो एकदम डायन है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। ऐसी डायन के घर में आपने मेरी शादी की है, हर वक्त मुझे तंग करती रहती है, ऐसी डायन का नाम भी मत लो। सेठ कहता है, ठीक है पुत्री, अब आप मुझे ये बताइए कि तुम्हारे ससुर कैसे हैं। सेठ की पुत्री कहती है कि उस दुष्ट का नाम भी मत लो, वह तो एकदम दुष्ट है, राक्षस है। उसके बाद सेठ कहता है कि ठीक है, उसे छोड़ो, अभी बताओ तुम्हारे जो जेठ है वो कैसे हैं। तो जेठ के बारे में भी सेठ की पुत्री कहती है कि जेठ तो बड़े जल्लाद